अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम है शफ़ीक अहमद ख़ान और मेरे इस यूट्यूब चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर में आप सबको खुशामदीद। ए राहे हक के शहीदों, बारियाबी जो तुम्हारी हो हुजूर मालिक, कहना साथी मेरे कुछ सोखता जा अपने रिश्ते हुए जख्मों को दिखाकर कहना है, ऐसे तमगों के तलबगार वहाँ और भी है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक ख़ास बात बताना चाहता हूँ कि हिस्ट्री पे काम करने वाले 3 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं हिस्टोरियंस, जो हिस्ट्री को साफ साफ पेश करते हैं क्लियर एविडेंस के बाद, और साथ ही ऐसे हिस्टोरियंस कभी भी हिस्ट्री से छेड़छाड़ नहीं करते। वो बस अपने कलाम की ताकत पर अपनी सारी नॉलेज को फैला देते हैं। दोस्तों, दूसरे नंबर पर आते हैं बुक राइटर्स, जो हिस्ट्री की किताबें पढ़कर अपनी किताबें लिखते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर मैंने नोटिस किया है कि ज़्यादातर हिस्ट्री से छेड़छाड़ यहीं पे की जाती है। जो बुक राइटर्स होते हैं वो ख़ुद के फैक्ट्स और ख़ुद के पर्सपेक्टिव्स को रियल हिस्ट्री की तरह पेश कर देते हैं, और जब आम लोग इन किताबों को पढ़ते हैं दोस्तों, तो उन्हें सही या गलत का अंदाज़ा नहीं होता और वो समझ नहीं पाते कि सच्चाई क्या है, और सच्चाई छुपी की छुपी रह जाती है। और दोस्तों, लास्टली आते हैं मेरे जैसे रिसर्चर्स। दोस्तों, हम लोग हिस्टोरियंस या फिर बुक राइटर्स नहीं हैं, बल्कि हम लोग रिसर्चर्स कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि हम लोग उन बातों को और वाक़ियों को डीपली रिसर्च करते हैं, जैसे कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था और कहाँ हुआ था, और जब ये हुआ था तो उस वक्त के हालात क्या थे, उस वक्त के इमोशंस क्या थे, और जिन हिस्टोरियंस ने इस वाक़ये के बारे में लिखा था उनका एटीट्यूड क्या था, उनका पर्सपेक्टिव क्या था, और जिस राइटर ने ये लिखा है उसका अपना नज़रिया कैसा था। ये सब के बारे में हम रिसर्च करते हैं, तब जाके जहन में एक क्लियर पिक्चर तैयार होती है उस ज़माने के हालात को लेकर। और दोस्तों, मैं समझता हूँ कि हमारे काम को असली रिसर्च कहते हैं, क्योंकि रिसर्च का मतलब ही होता है री और सर्च, यानी कि जो चीज़ ऑलरेडी खोजी जा चुकी है उसको दोबारा से खोजना। और दोस्तों, आज के वाक़ये को मीर हुसैन अली किरमानी ने अपनी किताब द रेन एंड द हिस्ट्री ऑफ टीपू सुल्तान में लिखा है। दोस्तों, सुल्तान की ज़िंदगी में कई ऐसे वाक़यात और किस्से हुए हैं जो किताबों में तो साफ साफ लिखे गए हैं, मगर पता नहीं क्यों ज़्यादातर बुक राइटर्स जिन्होंने आज के वक्त में सुल्तान के ऊपर कई किताबें लिखी हैं, उन्होंने ऐसे छोटे छोटे किस्से और वाक़ियों को नेगलेक्ट कर दिया है, जिससे सुल्तान की एक अलग तरह की इमेज क्रिएट हो गई है लोगों के जहन में। दोस्तों, ये वाक़या है एक ईरान के शहज़ादे के बारे में, जो श्रीरंगपट्टनम आया था सुल्तान की मदद लेने के लिए। दोस्तों, मैं ये वाक़या बताने से पहले आप लोगों से एक बार गुजारिश करूंगा कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे के आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस जल्द से जल्द मिलती रहें। चलिए वाक़या शुरू करते हैं। दोस्तों, 3rd एंग्लो मैसूर वॉर के बाद पूरे साउथ इंडिया में सिचुएशंस चेंज हो रही थी। एक तरफ सुल्तान को हराने के बाद और उनकी आधी से ज़्यादा सल्तनत पे कब्ज़ा करने के बाद अंग्रेज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए थे, और दूसरी तरफ निज़ाम और मराठा बड़े खुश हो गए थे कि उन्होंने सुल्तान को हरा दिया है। उन लोगों ने पूरी तरह से अंग्रेज़ों के ख़तरे को इग्नोर कर दिया और बस लगे रहे आपस की लड़ाइयों में। लेकिन दोस्तों, ये 3rd एंग्लो मैसूर वॉर के बाद भी सुल्तान का उस ज़माने में दबदबा ऐसा था कि उस ज़माने में पूरी सल्तनत मैसूर को एक उम्मीद की निगाह से देखा जाता था, क्योंकि शेर घायल भी हो जाए तब भी शेर ही होता है। और हज़रत टीपू सुल्तान एक मददगार इंसान थे। वो हर मजलूम की मदद करने के लिए खड़े हो जाते थे, चाहे वो श्रृंगेरी मठ के ऊपर मराठाओं का हमला हो या फिर ट्रैवनकोर की गरीब दलित औरतों को कपड़े पहनने का हक दिलाने को लेकर। हज़रत टीपू सुल्तान हर बार हर किसी की मदद के लिए खड़े हुए हैं। शायद इसीलिए 1794 और 1795 के आसपास एक ईरान का शहज़ादा अपनी जान बचाकर सुल्तान के पास आ गया था। दोस्तों, इस वाक़ये को मैं पहले इंग्लिश में सुना दूंगा, उसके बाद में मैं उर्दू में ट्रांसलेट करके आपको बताऊंगा। इस वाक़ये को मीर हुसैन अली किरमानी की किताब में कर्नल विलियम माइल्स ने ट्रांसलेट किया है। अबाउट दिस टाइम द प्रिंस ऑफ ईरान, ऑन अकाउंट ऑफ अपोजिशन एंड एनिमिटी ऑफ अका बाबा, a eunuch of his father's court, was obliged to quit his own country and after suffering many hardships arrived at Srirangapatnam. The liberal Sultan visited him and lodged him in the Ganjam and treated him with princely courtesy, and besides rich dresses, carpets and other necessary items such as provisions, and also allowed him 2000 rupees per month for his servants. And after about some time,
The Prince of Iran, agreeable to the request of his amirs of his own country, received permissions to depart, and as Sultan entertained a great regard for this prince, he honored him with many valuable presents of money and jewels. And at the parting, Hazrat Tipu Sultan said, "After you have made your arrangements regarding the capital of your Sultanate of Persia, it is my wish that you and I, in concert with Zaman Shah, should endeavor to regulate and put in order the countries of Hindustan and Deccan." To this, the prince agreed and pledged himself to the proposition of Hazrat Tipu Sultan. चलिए मैं इसको ट्रांसलेट करके आपको बताता हूँ। दोस्तों, ये बात तब की है जब सुल्तान अपने बच्चों को अंग्रेज़ों के पास से वापस ले आए थे और सुल्तान ने अपनी अमीरों को और सालारों को खिल्लत और नायाब तोहफे दिए जिसने भी उस लड़ाई द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में पार्टिसिपेट किया था। दोस्तों, इसी दौरान एक ईरान का शहज़ादा अपने मुल्क को छोड़कर भागने के लिए मजबूर हो गया था जब उसके बाप को एक वज़ीर ने धोखा दिया और शायद उसके तख्त को पलटा दिया था। बहुत सारी मुश्किलों का सामना करने के बाद वो ईरान का शहज़ादा श्रीरंगपट्टनम सुल्तान के पास आया और जब वो सुल्तान के पास पहुंचा तो सुल्तान ने उस शहज़ादे की मेहमान नवाजी की और उसको एक शहज़ादे की तरह ही ट्रीट किया गया। उसको कई कीमती लिबास, चादर और ज़रूरियात के सामान दिए गए और उस शहज़ादे को हर महीने 2000 रुपये भी दिए जाने लगे जिससे वो अपने नौकरों की पेमेंट वगैरह दे सके। और साथ ही उस शहज़ादे को श्रीरंगपट्टनम में ही गंजाम में एक घर में रखा गया था। जब कुछ साल यहाँ श्रीरंगपट्टनम में ही रहने के बाद उस शहज़ादे के मुल्क के हालात ठीक हुए और उसके वज़ीरों ने उसको वापस आने को कहा, तब उस शहज़ादे ने सुल्तान से रुखसती की इजाज़त मांगी। सुल्तान इस ईरान के शहज़ादे की बहुत इज़्ज़त करते थे। उन्होंने इजाज़त तो दे दी और साथ ही बहुत सारे कीमती तोहफे और पैसे भी दिए। और जब वो शहज़ादा रुखसत हो रहा था तब सुल्तान ने उसको कहा कि जब तुम अपनी हुकूमत पर्शिया को संभाल लो तो मेरी ये दिल की तमन्ना है कि तुम, मैं और ज़मान शाह हम मिलकर हिंदुस्तान को सही से रेगुलेट करें और यहाँ के जो इलाके अंग्रेज़ और उन पढ़ लिए हैं उनको हम छुड़ा लें। उस शहज़ादे ने सुल्तान की इस बात को मंजूर किया और साथ देने का वादा किया और फिर वो अपने मुल्क वापस लौट गया। दोस्तों, मैंने इस इंसिडेंट के ऊपर रिसर्च की और ये जानने की कोशिश भी की कि उस टाइम पे ईरान में किसकी हुकूमत थी और वहाँ का सिचुएशन क्या था। तो मुझे पता चला कि ये वाक़या काइंड ऑफ सही है क्योंकि उस टाइम पे ईरान के अंदर काफ़ी बगावतें और वॉर्स चल रहे थे और जो उस शहज़ादे के वालिद थे उनका नाम था सैयद लुत्फ़ अली ख़ान और ये जंद डायनेस्टी के बादशाह थे और इनको इन्हीं के एक वज़ीर किन्नर आगा ख़ान खंजर ने बंदी करके उनका कत्ल कर दिया था और ख़ुद बादशाह बन गया था। दोस्तों, इस ईरान के बादशाह के बारे में तो काफ़ी कुछ जानकारियाँ और इन्फॉर्मेशन मिल गई, मगर इस बादशाह के बेटे के बारे में हमें ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली क्योंकि उसका नाम ज़्यादातर कहीं पे रिकॉर्डेड हिस्ट्री में नहीं लिखा गया है। और अगर ये माना जाए कि उस ज़माने के डेट्स को से हम लोग अगर कैलकुलेट करें तब हमें ये पता चलता है कि इस आगा ख़ान खंजर के बाद फ़तेह अली शाह खंजर बादशाह बना था। तो इसमें भी हमें उस शहज़ादे के बारे में ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। लेकिन फिर भी ये वाक़या बहुत इंटरेस्टिंग था कि हज़रत टीपू सुल्तान से एक ईरान के शहज़ादे ने आके यहाँ मदद मांगी थी और ली थी, इसलिए मैंने ये आपको सुनाया। दोस्तों, इस वाक़ये को मीर हुसैन अली किरमानी ने अपनी किताब द हिस्ट्री एंड द रेन ऑफ टीपू सुल्तान में लिखा है। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा वाक़या हज़रत टीपू सुल्तान से रिलेटेड जो शायद ज़्यादा लोग पहले से नहीं जानते होंगे। और बस आज की वीडियो में इतना ही। अब मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में जो बहुत ख़ास होने वाली है दोस्तों, बस थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे दुआ में याद रखिए। मेरा नाम है शफीक अहमद ख़ान। अल्लाह हाफिज़।